डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका सामान्य परिचय देते हुए कि आधुनिक युग में लोकतंत्र शासन प्रणाली अत्यंत लोकप्रिय है और विभिन्न देशों में इसे विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप अधिक प्रचलन में हैं, साम्यवादी लोकतंत्र तथा उदारवादी लोकतंत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवादी लोकतंत्र के दो रूप दिखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक विधायी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अतः प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से विधायी कार्यों में भाग नहीं लेते, अपितु समस्त विधायी कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और इसीलिए अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिनिधि की भूमिका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। आम नागरिक अपने द्वारा निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की उम्मीद करता है। प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में जानने से पहले यह जरूरी है कि प्रतिनिधि किसे कहते हैं। प्रतिनिधि अर्थात राजनीतिक प्रतिनिधि, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। एच विर्क के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनीतिक व्यवस्था में परंपरा या कानून द्वारा प्रतिनिधि का दर्जा रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। परंपरागत एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण दोनों के ही अनुसार एक जनप्रतिनिधि को कुछ कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति आवश्यक रूप से करनी चाहिए, जैसे कि जनप्रतिनिधि को राष्ट्रहित की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसे व्यवस्थापिका की बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए, कार्यवाही में सक्रिय भाग लेना चाहिए एवं सरकार को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। इस प्रकार की नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो कि सामान्य जन के लिए लाभदायक हो और इस प्रकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करनी चाहिए जो कि जनहित के अनुरूप न हो। देश के नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति और विस्तार के लिए एक प्रतिनिधि को प्रयत्नशील रहना चाहिए, जनता में आशावादिता और आत्मविश्वास जगाना और इस दृष्टि से जनता का नेतृत्व करके जनमत निर्माण की पहल करनी चाहिए। उसे राजनीति को जनसेवा के साधन के रूप में अपनाना चाहिए। एच विर्क ने ही प्रतिनिधि के कार्यों को दो भागों में बांट दिया है, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। जैसा कि पहले प्रीवियस वीडियो में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे कि प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं। प्रतिनिधित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई बड़ा नागरिक समूह अपने में निहित प्रभु सत्ता का प्रयोग करता है। प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बहुमत के सिद्धांत का विशेष महत्व है। प्रतिनिधियों का निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है और व्यवस्थापिका में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। इस दृष्टि से प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित सिद्धांत विचारणीय हैं। पहला है निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन एंड अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इसी की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले देखें निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि सदैव अपने निर्वाचकों के अधीन होता है और वह मात्र उनकी इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार प्रतिनिधि का निर्वाचकों से भिन्न अथवा उनसे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता।
प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने निर्वाचकों से प्राप्त निर्देश के अनुसार ही व्यवस्थापिका में अपने कार्य करने चाहिए। इस सिद्धांत में यह भाव निहित है कि यदि कोई प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में अपने निर्वाचकों की इच्छा की उपेक्षा करता है या उनके विपरीत आचरण करता है तो निर्वाचक उसे अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार कर सकते हैं और उसे वापस बुलाने की मांग भी कर सकते हैं। रूसो और रॉबेस्पियर ने इस विचार का समर्थन किया है और आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में प्रतिनिधि की वापसी प्रत्यावर्तन रिकॉल के सिद्धांत को स्वीकार भी किया गया है। निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मूलतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उस प्रारंभिक काल से संबंधित सिद्धांत है जब लोकतंत्र की व्यक्तिवादी विचारधारा प्रचलित थी और राजनीतिक दल प्रणाली का समुचित विकास नहीं हुआ था। किंतु जैसे जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की सकारात्मक विचारधारा विकसित होती गई और संगठित व व्यवस्थित राजनीतिक दल प्रणाली का उदय हुआ, वैसे वैसे यह सिद्धांत प्रभावहीन होता चला गया। अपने कुछ दोषों के कारण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आधुनिक युग में स्वीकार नहीं किया जाता। इसकी आलोचना की जाती है निम्नलिखित आधारों पर। आधुनिक लोकतंत्र में चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं और मतदाता भी अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन उसकी दलीय नीति एवं कार्यक्रम के आधार पर करते हैं। अतः यह संभव नहीं है कि निर्वाचकों के किन्हीं विशिष्ट हितों के आधार पर प्रतिनिधि का निर्वाचन हो अथवा निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्रियाकलापों को मात्र निर्वाचकों के निर्देश तक सीमित रखे। दूसरी आलोचना की जाती है कि यह सकारात्मक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक समाजों की रचना अत्यंत जटिल है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले मतदाता विभिन्न विरोधी वर्गों एवं हितों में बटे हुए होते हैं और ये सभी अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से अपने विशिष्ट वर्गीय हितों की पूर्ति चाहते हैं। इस स्थिति में प्रतिनिधि इन विशिष्ट वर्गीय हितों को निर्वाचकों का निर्देश नहीं मानता, अपितु अपने विवेक एवं दलीय नीतियों के अनुरूप सार्वजनिक हितों की पूर्ति का प्रयत्न करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक जटिल समाजों के प्रसंग में निर्वाचकों के निर्देश का पता लगाना अत्यंत कठिन है और व्यावहारिक दृष्टि से निर्देश संबंधी समस्त मान्यता भ्रामक सिद्ध होती है। आधुनिक युग में प्रतिनिधि का एकमात्र कार्य जन निर्देश का पालन करना नहीं हो सकता और न वह अपनी गतिविधियों को जन निर्देश तक ही सीमित रख सकता है। अनेक बार जन निर्देश भावुकता, अबुद्धिवाद और भीड़ के मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। एक जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की तुलना में राजनीतिक दृष्टि से अधिक अनुभवी एवं परिपक्व होता है और उसका यह राष्ट्रीय दायित्व होता है कि वह सामान्य नागरिकों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करे और उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास करे। निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में यह विचार निहित है कि यदि कोई प्रतिनिधि जन निर्देश की उपेक्षा करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो निर्वाचक उसे वापस बुला सकते हैं। इसे प्रत्यावर्तन या प्रत्याहान रिकॉल की प्रणाली कहा जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इसे एक श्रेष्ठ प्रणाली माना जा सकता है, किंतु व्यवहार में इसके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। यह संभव है कि प्रभावशाली व्यक्ति अथवा वर्ग प्रतिनिधि पर दबाव डाले कि वह उसके निहित हितों के अनुरूप आचरण करे, अन्यथा उसके विरुद्ध प्रत्यावर्तन की प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अनावश्यक एवं हानिकारक माना जाता है। अब हम देखते हैं अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनी प्रकृति एवं मान्यताओं की दृष्टि से निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से विपरीत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि निर्वाचकों के पूर्णतः अधीन नहीं होते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के मात्र अधिवक्ता, एडवोकेट अथवा अभिकर्ता नहीं होते, वे इससे अधिक होते हैं।
आदर्श स्थिति में वे निर्वाचकों के हितों के संरक्षक होते हैं और इस रूप में वे स्वविवेक के अनुसार निर्णय लेने में व कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। प्रतिनिधि को समय एवं स्थिति के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों के सामान्य हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक प्रतिनिधि अपने राजनीतिक दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति भी वचनबद्ध होता है और उसे इनकी सफलता के लिए सक्रिय होना होता है। व्यवहार में वह अपने दल के प्रभाव में वृद्धि करने के नाम पर ही अपने निर्वाचकों के सामान्य हितों की पूर्ति में सफल हो पाता है। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेता है जो स्थानीय दलीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को महत्व देती है। व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में संपूर्ण राष्ट्र के लिए नीति निर्धारण व कानून निर्माण में सहयोग देता है। वास्तविकता यह है कि जब कोई प्रतिनिधि व्यवस्थापिका के लिए चुन लिया जाता है तो वह किसी स्थान विशेष के निर्वाचकों का प्रतिनिधि मात्र नहीं रहता, अपितु राष्ट्र हित का संरक्षक बन जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक जनप्रतिनिधि एक साथ ही स्थानीय दलीय राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने की चेष्टा करता है। इस दृष्टि से वह तीन हितों में उचित तालमेल स्थापित करता है और इन हितों में विरोध होने पर वह स्थानीय हितों पर दलीय हितों की और दलीय हितों पर राष्ट्रीय हितों की प्रधानता को स्वीकार करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है, ये पहला सिद्धांत हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिनिधित्व के उदार लोकतंत्रवादी और समष्टिवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।